get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 7th की हिस्ट्री ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के सीरीज़ 2 के साथ मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो हम बात करने वाले थे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। तो चलिए समय ना ख़राब करते हुए जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। तो ये टॉपिक क्या कहता है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स की 1000 ईयर की जो हिस्ट्री थी, जो कि हम कह सकते हैं कि 700 से 1750 यानी 700 से 1750, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहे थे। जैसे पर्शियन व्हील का ही एग्जांपल अगर हम ले लें तो देखिए, पर्शियन व्हील जो है, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल रहे थे जो हमारे काम में या हमारे डेली रूटीन में या हमारी लाइफ में, है ना, बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाले थे या लेके आ रहे थे। ठीक है, तो जैसे हम पर्शियन व्हील का एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो पर्शियन व्हील को स्पेशली किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, इरीगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वैसे ही स्पिनिंग व्हील जो थी, स्पिनिंग व्हील को वीविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और फायर आर्म जो होते थे इसे कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फायर आर्म का मतलब होता है तोप, है ना। तो ये तोप जो होते थे, तोप जो आपने देखा होगा मूवी तानाजी मूवी में, नहीं, वो पूरे तोप को लेके ही तो एक झगड़ा था। ठीक है, तो उसे लड़ाई के लिए, कॉम्बैट यानी लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। न्यू फूड्स और बेवरेजेस जो थे ये भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हो चुके थे। फूड्स यानी कैसे टाइप के फूड, जैसे पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, चिलीज़ हो गई, है ना, टी, कॉफ़ी। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे देश की देन है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे कंट्री में, इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे नए एग्रीकल्चर, नए कल्टीवेशंस जो है हमारे देश में आए थे। तो हमारे देश में बहुत सारी नई चीज़ें आई थी। इसी कारण से क्या हुआ था कि हमारे देश के जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और हम कह सकते हैं सोशल और कल्चरल चेंजेस भी आए थे। तो हमारे देश में क्या क्या हुआ था कि ये जो नई चीज़ें आई थी, जैसे आपका जो पर्शियन व्हील हो गया या स्पिनिंग व्हील हो गया या फायर आर्म हो गया, या नए नए टाइप के फूड हो गए, या बेवरेजेस हो गई, या कल्टीवेशन हो गए, है ना। तो ये जो नए इनोवेशन थे, यह जो टेक्नोलॉजी और मीन्स कल्टीवेट करने के लिए या एग्रीकल्चर या क्रॉप्स के लिए जो नई टेक्नोलॉजीज इनोवेशन नए आए थे, ये क्या कर रहे थे, ये जो लोग आए थे, इनके जो बाहर से जो लोग हमारे देश में आए थे, उनके साथ ये नई नई टेक्नोलॉजीज आई थी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि पीरियड के साथ यानी समय के साथ साथ हमारे देश में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस भी आने लगे। ठीक है, आप जैसे चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में इन सब चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। आगे जब हम 5, 6 और 7 चैप्टर के जब वीडियो देखेंगे तो उसमें हम इन सब चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप के इकोनॉमिकल चेंज आए, कि कैसे पॉलिटिकल आए, कैसे सोशल, कैसे कल्चरल चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि ये जो टाइम था, बेसिकली वो जो समय था 700 से 1750 का, जो 1000 ईयर की जो हिस्ट्री, वो जो समय था वो क्या था कि वो एक मोबिलिटी का समय था। तो मोबिलिटी होती क्या है एग्जैक्टली, तो मोबिलिटी होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ठीक है, मोबिलिटी जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, मोबिलिटी का मीनिंग होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का। हमारे देश, देखिए क्यों ऐसा होता था, क्योंकि ना हमारे देश में बहुत वेल्थ थी। हमारा देश धन और संपदा के मामले में बहुत ज़्यादा भरा पूरा देश था। इसी कारण क्या होते थे कि लोग ना दूर दूर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए हमारे देश में आते थे। देखिए आज की तारीख में एक समय ऐसा था, कितने यानी सोचने वाली बात है कि एक समय ऐसा था कि हमारे देश में वो सब कुछ था कि बाहर देश के लोग हमारे देश में आके अपनी किस्मत आजमाते थे। आज हमारे देश की हालत ऐसी है कि हमारे देश के लोग बाहर देशों में जाके अपनी किस्मत आजमाते हैं। ठीक है, तो खैर छोड़िए ये सब बातों को। तो एक ग्रुप, उस समय क्या होता था कि एक ग्रुप हुआ करता था राजपूतों का, है ना, जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला करती थी। 14th सेंचुरी के टाइम पे ये जो टर्म है, बेसिकली 14th सेंचुरी के टाइम पे ये जो टर्म है वो राजपूतों के अलावा, वो राजपूत ये नाम कहाँ से आया पता है आप लोगों को, कि राजपूत नाम जो आया है वो आया है राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर, यानी जो राजा हुआ करता था उसके बच्चों को या उसके आने वाली जो भी पुश्तें हैं उन्हें राजपूत कहा जाता था। लेकिन
जो बिटवीन 8 टू 14 सेंचुरी यानी 8 से लेके 14वीं शताब्दी तक ये जो टर्म है ये वॉरियर्स के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। कैसे वॉरियर्स? जो खुद को क्षत्रिय कहते थे, ठीक है, जो खुद को क्या कहते थे? क्षत्रिय कहते थे, ऐसे लोगों के लिए भी ये टर्म इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। अब ये टर्म जो है इसके मुताबिक क्या 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 कहते थे लोग कि इस समय हम कह सकते हैं कि नॉट जस्ट फॉर अ रूलर and chieftain but also for the soldier and commanders who served in armies of different monarchs of all subcontinent। तो ये ना खाली जो राजपूत वर्ड जो है ये राजपूत वर्ड उन लोगों के लिए नहीं इस्तेमाल होने लगा खाली जो राजा के कुल को बिलोंग करते थे यानी राजा के ख़ानदान से बिलोंग करते थे। अब ये राजपूत जो है ये चीफ्टेंस यानी जो सरदार हुआ करते थे या जो सोल्जर्स हुआ करते थे या जो कमांडर हुआ करते थे किसी आर्मी को सर्व कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये टर्म को यूज़ किया जाने लगा। अ चिवेलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वेलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय देयर पोइट्स एंड बार्ड्स। तो देखिए जो पोइट्स हुआ करते थे ना जो बहुत ही मक्खन लगा के लिखते थे तो वो क्या लिखते थे उनके कहे मुताबिक क्या था कि ये जो राजपूत हुआ करते हैं वो राजपूत कौन होते हैं? राजपूत वो होते हैं जिनके अंदर बहुत मीन्स जो बहुत ही क्या कहेंगे उसे बहुत ही साहसी और लॉयल होते हैं वो राजपूत होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से क्या होता था कि ये पोइट्स इन्हीं पोइट्स के चलते बहुत सारी दूसरी डायनेस्टीज़ जो है बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं वो भी ये स्क्राइब्स और सेक्रेटरी और जो सेक्रेटरीज़ के स्क्राइब्स के चलते और बहुत सारे मीन्स पोइट्स और बार्ड्स के चलते क्या होता था कि ये जो मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, अहोम्स हो गए, कायस्थ हो गए। कायस्थ कौन हुआ करते थे? कायस्थ एक तरीके की कास्ट हुआ करती थी जो स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज़ का काम करते थे, है ना। उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ये पॉलिटिकली खुद को इम्पोर्टेंट शो कर सके। उन्हें भी एक मीन्स ऐसा ये मिल गया, एक मौका मिल गया कि वो खुद को या खुद के समय को पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बता सकें, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि दूसरा चेंज क्या आया, नेक्स्ट चेंज क्या आया कि थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in other। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि इस समय में ना जंगलों की कटाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि लोगों को खेती करनी थी, ठीक है। तो इस कारण जंगल में रहने वाले लोग जो है उन्हें इलाका छोड़ के जाना पड़ रहा था, यानी जो जंगल में रहते थे ना वो बेचारे फोर्स्ड हो गए थे कि वो क्या कर रहे थे कि जंगलों के कट जाने से वो माइग्रेट कर रहे थे दूसरे इलाकों में, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? माइग्रेट कर रहे थे दूसरे इलाकों में, वहाँ जाके उन्हें रहना पड़ रहा था और जो बच जा रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? वो किसान बन जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से एक नया वर्ग सामने आया जिसे किसान कहा जाने लगा। तो दिस न्यू पीसेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू इन्फ्लुएंस बाय रीजनल मार्केट, शिफ्टन, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो देखिए क्या होता था कि पीसेंट में भी ना दो तरीके के पीसेंट का मतलब होता था जिन्हें आज हम फार्मर्स कहते हैं, है ना, उन्हें उस समय पीसेंट कहा जाता था। तो क्या होता था कि पीसेंट में भी दो तरीके के ग्रुप हो जाया करते थे। एक वो जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है तो वो बहुत अमीर किसान हो जाता था, एक वो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है या जो दूसरों की ज़मीन पर काम कर रहा है वो गरीब किसान हो जाता था। तो ये जो बेसिकली ये जो किसान वर्ग था इनको कह सकते हैं कि अब ये भी धीरे धीरे क्या हो गया था, इन्हें इन्फ्लुएंस यानी ये रीजनल मार्केट में इन्हें इम्पोर्टेंस मिलने लग गई थी। चीफ्टेंस में और प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स इन सब को क्या हो गया था, एक इम्पोर्टेंस मिलने लग गई थी और ये जो थे एक बढ़िया सी सोसाइटी का एक पार्ट बन चुके थे। ये टैक्स पे करते थे, है ना, ये टैक्स पे करते थे, गुड्स और सर्विसेज ऑफर करते थे वहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स बोलो या लोकल लॉर्ड्स यानी जो राजा हो गए, राजा महाराजा हो गए या ज़मींदार हो गए, उन्हें ये सब चीज़ें प्रोवाइड किया करते थे। इसके कारण एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उस समय से स्टार्ट हुआ वो हुआ इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस, है ना। इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस किसानों के बीच में शुरू हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि सम possessed more productive land and others also kept cattle and some combined artisanal work
विथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। तो अब क्या हो गया कि कुछ लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने ज़मीन अपने पास रखना चालू की, कुछ लोगों ने भेड़ बकरियां पालना यानी जानवर पालना चालू किए, कुछ अपने आर्टिसनल वर्क करने लगे। कब? मतलब जब सीज़न नहीं होता था, ये सब सीज़न में जब वो खाली बैठते थे तब वो ये सब काम किया करते थे। तो अब क्या हो गया कि एक सोसाइटी जनरेट होने लग गई जो कि लोगों को उनके काम और जातियों से मीन्स डिफरेंशिएट करने लगी। ठीक है, काम और जातियों से डिफरेंशिएट करने लगी। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने जो कहा आपको एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि अमीर किसान जो हुआ करते थे, अमीर किसानों का एक इन्फ्लुएंस मार्केट में बढ़ने लगा था, है ना। और पंडित भी ऊंची पोस्ट के लोग हो गए, मोनेस्ट्रीज हो गए, टेम्पल हो गए, ये सब क्या क्या इनका इन्फ्लुएंस मार्केट में बढ़ने लगा। अब वो बड़ी सोसाइटी में का पार्ट बन गए और वो टैक्स भी देने लगे ज़मींदारों को, और राजा महाराजाओं को उनने टैक्स देना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, एक इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस क्रिएट हो गया और इसी कारण जातियों का सब डिवीज़न भी होने लगा। और यही एक रीज़न था जिसके कारण क्या हुआ, जातियों का सब डिवीज़न भी होने लगा। अब ये किस बेसिस पर जातियों का सब डिवीज़न होता था, तो ये जो कास्ट या सब कास्ट बनती थी, ये किस इस पर बेसिस पर बनती थी, ये लोगों के ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बनती थी। देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे उस ज़माने में क्या होता था कि जो गंदगी साफ़ करता था या जो साफ़ सफाई करता था, है ना, उसे शूद्र बोलते थे। तो वो शूद्रों की एक अलग जाति बन गई थी। ठीक है, वैसे ही जो जूते सीने का काम करता था वो मूची कहलाता था, वो चमारों की एक अलग जाति बन गई थी। इस तरीके से अलग अलग जातियां उनके काम के बेसिस में, जो मटके बनाता था, मिट्टी का काम करता था, पॉट बनाता था, अर्थन पॉट्स बनाता था, वो कुम्हारों की एक जाति बन गई थी। तो ये क्या होता था कि उनके काम के बेसिस पे, उनके काम के बैकग्राउंड के बेसिस पे उनकी जातियाँ और उनके कास्ट और सब कास्ट का डिवीज़न होने लगा। और ये रैंक जो थे ये फिक्स्ड नहीं थे, इसमें क्या होता था कि रैंक जो थे ये फिक्स्ड नहीं थे और वेरिड करते थे, किस लिए, उनके पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्स किस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं उसके बेसिस पे उनकी जातियों के मेंबर्स के रैंक डिसाइड हुआ करते थे। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको एक तरीके से, कि जैसे अब कोई ज़मींदार है, कोई पर्टिकुलर जाति का एक ज़मींदार है, उसका ज़मीन अमीन है, बहुत पैसा वैसे वाला आदमी है, तो उसको उठा के एक हायर पोस्ट में बिठा दिया जो कि होलसोल रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी जाति के नियम कानून बनाने के लिए, अपनी जाति के नियम कानून बनाने के लिए, है ना। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो क्या होता था कि जो एरिया से एरिया, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के, यानी जातियों के बेसिस पे एरियाज भी डिवाइड हो गए। अब जातियों के बेसिस पे एरियाज भी क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब ये जातियां जो थी ये अपने रूल्स और रेगुलेशन खुद फ्रेम किया करती थी, यानी खुद बनाया करती थी, और लोगों और अपनी ही जाति के लोगों को, है ना, उसको मैनेज करने के लिए, उस रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए एनफोर्स भी किया करती थी। लेकिन अब इन रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता कौन था, इन रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते थे उस पर्टिकुलर जाति के जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो बनाते थे। ठीक है, उस पर्टिकुलर जाति के जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो रूल्स बनाते थे, वो खुद रूल्स बनाते थे और फिर उसे फॉलो करने लगाते थे। तो ये जो बुजुर्गों का एक असेंबली बनाई जाती थी, उस पर्टिकुलर असेंबली को कहते थे जाति पंचायत। क्या कहते थे, जाति पंचायत कहते थे। बट जातिज वेयर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज, है ना। और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता था इनमें कि विलेज के ये जाति के, ये विलेज के लोग इस तरीके का नियम कानून फॉलो करेंगे। अब क्या होता था कि इन विलेज को गवर्न, इस विलेज पे राज करने के लिए एक चीफ्टैन होता था। अब चीफ्टैन का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली चीफ्टैन का मतलब होता है सरदार। ठीक है, तो इन कस्बों को, इस विलेज को चलाने के लिए एक सरदार हुआ करता था जो कि इन कस्बों को या इस गांव को, किसी पर्टिकुलर गांव को चलाता था। अगर सच बोला जाए तो ये एक पूरे संपूर्ण राज्य का, यानी एक स्टेट का एक बहुत छोटा सा यूनिट हुआ करता था, एक विलेज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रीजन एंड एम्पायर। देखिए इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह, मतलब क्या क्या चेंजेस आए लोगों के, मीन्स राज्य में, और कैसे कैसे डायनेस्टीज़ में चेंजेस आने लगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक्स और मुगल्स, है ना, एनकम्पास्ड मेनी रीजन्स।
ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो बड़े बड़े स्टेट्स हुआ करते थे, बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, जैसे कि आप चैप्टर 2 में चोलास के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में तुगलक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर 4 में आप मुगल के बारे में पढ़ेंगे, एनकम्पास मैनी रीजन, वो बहुत तेज़ी से अपने राज्य को बढ़ाते जा रहे थे। एक संस्कृत वर्ड होता है प्रशस्ति, एक संस्कृत वर्ड होता है, क्या होता है ये, प्रशस्ति। ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो वैसे प्रशस्ति का मतलब ये होता है कि प्रेजिंग करना, है ना। बेसिकली प्रशस्ति का मतलब क्या होता है कि रूलर्स ऑफ वास्ट एम्पायर, ठीक है, रूलर्स ऑफ वास्ट एम्पायर। प्रशस्ति का मतलब होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो एक बहुत बड़े एम्पायर, बड़े राज्य के जो रूलर्स हुआ करते थे उनके बारे में प्रशस्ति लिखी जाती थी। ठीक है, तो उसमें दिल्ली सल्तनत के जो राजा हुआ करते थे घियासुद्दीन बलबन, ठीक है, घियासुद्दीन बलबन जो थे, ठीक है, वो 1266 से 1287 का उनका मीन्स राज करने की जो कालावधि थी, यानी जो समय था उनका 1266 से 1287 था। ठीक है, तो उनकी प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ था, ये बताया हुआ था कि वो एक बहुत बड़े एम्परर थे, बहुत बड़े राजा थे। उनका एम्पायर यानी उनका राज्य बहुत फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, वो बंगाल, यानी पहले जिसे गौड़ा कहा जाता था, है ना, तो बंगाल से लेके वो गजनी, यानी जो कि बेसिकली ये गजनी जो है जो अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ तक था। और उसके बाद वेस्ट साइड में अगर देखा जाए तो वेस्ट साइड से साउथ साइड की तरफ उनका साउथ इंडिया यानी द्रविड़ में, ठीक है, तो पूरा वेस्ट वो कवर करने के बाद साउथ में द्रविड़ा, पहले द्रविड़ा बोला जाता था, है ना, तो साउथ इंडिया में भी फैला हुआ था। तो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, घोड़ा, आंध्रा, केरला और कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपीरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मी। तो देखिए उनकी प्रशस्ति में क्या बोला गया है कि उनकी प्रशस्ति में ऐसा बोला गया, थोड़ा बड़ा चढ़ा के इस तरीके से बोला गया है कि उनका साम्राज्य इतना बड़ा था और उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया के जो लोग थे उनकी आर्मी को देख के ही वहाँ से 9-11 हो जाते थे, गायब हो जाते थे, यानी भाग जाते थे। ठीक है, तो हिस्टोरियंस देखें यहाँ पे आपको जो इमेज दी हुई है, यहाँ जो आपको इमेज दी हुई है, ये इमेज है आपके किसकी, उस समय के प्रोविंस ऑफ दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य की है, जो मोहम्मद तगलक के टाइम की है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वैसे अभी किन के बारे में, हम पढ़ रहे हैं अभी दिल्ली सल्तनत के घियासुद्दीन बलबन के बारे में। बाकी ये यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। ठीक है, आप अपने बुक पे पढ़ लीजिएगा। और हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि रिगार्ड दिस excavated claim of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over the different part of the subcontinents. तो वो क्या कहते हैं, बेसिकली इनका कहना क्या है कि ये जो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला जाता था, ये बहुत यानी बहुत बड़े लेवल पे ऐसे अपने राज्य के बारे में प्रशस्ति लिखते थे कि मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा जाता था। और उसी समय उनका हिस्टोरियंस ये भी जानना चाहते थे कि ये रूलर्स ऐसा करते क्यों हैं, है ना, ये रूलर्स ऐसा करते क्यों, वो क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ मीन्स इंडिया के या सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट को क्यों रूल करना चाहते थे। देखिए ये बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, लैंग्वेज एंड रीजन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इन 1318 द पोएट आमिर खुसरो नोटेड दैट देयर वॉज, है ना, अ डिफरेंट लैंग्वेज इन द रीजन ऑफ दिस लैंड। चलिए मैं आपको हिंदी में बहुत सिंपल लैंग्वेज में जल्दी जल्दी बता दूं कि 1318 यानी 1318 में जो पोइट हुआ करते थे आमिर खुसरो, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी, यानी उन्होंने ये चीज़ लिखी हुई थी कि ये जो लैंड है यानी हमारा इंडिया जो है ये एक डिफरेंट लैंग्वेज का लैंड है। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज देखने पाई जाती है, जैसे कि सिंधी लैंग्वेज हो गई, लाहौरी हो गई, कश्मीरी हो गई, है ना, और द्वार समुद्री जो कि साउदर्न कर्नाटका में बोली जाती है, तेलंगानी जो आज की तारीख में तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है जो तेलंगानी, है ना, गुजारी गुजरात में बोली जाती है, महाबली जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है, और गौरी
जो बंगाल में बोली जाती थी, ठीक है, अवधी जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी, और हिंदवी जो हो गई आपके कहाँ बोली जाती थी, दिल्ली में बोली जाती थी। तो अमीर खुसरो ने ये कहा कि इस लैंड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलती है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज का ये जो देश है, ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस की भाषाओं की ज़मीन है। पर यहाँ पे आज भी एक भाषा ऐसी है जो कि किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती, वो है संस्कृत, ठीक है। और ये बहुत सबसे पुरानी भाषा है, और इस भाषा हम सब जानते हैं संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, और ये भाषा कॉमन पीपल बोल नहीं पाते, इसका ज्ञान खाली ब्राह्मणों को है, ठीक है। तो ये अमीर खुसरो ने कहा था इस बारे में। अब आगे क्या कह रहा है कि बाय 700 मेनी रीजन्स ऑलरेडी पॉजेस डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या बोल रहे हैं कि 700 शताब्दी तक, यानी 700 जो चल रहा था, जो सेंचुरी जो चल रही थी उस समय, बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जो कि डिफरेंट जोग्राफिकल डायमेंशन, जिसके डायमेंशन बदल चुके थे, यानी जिसका नक्शों का माप बदल चुका था, उनकी खुद की लैंग्वेज और उनके खुद के कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक में भी काफ़ी सारे चेंज आने लगे थे। अब देखिए अपन जो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जोग्राफिकल डायमेंशंस बदले, किस तरीके से कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स बदली, ठीक है। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। और ये जो है, ये जो लैंग्वेज, कल्चरल और ये जो रीजन्स है, ये रूलिंग डायनेस्टीज से भी एसोसिएट करती थी, यानी कि स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज के अंडर में ये सब चेंजेस हुआ करते थे। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस स्टेट्स। अब क्या होता था कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के डायनेस्टीज हुआ करती थी, तो उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। तो वैसे ओकेजनली अगर डायनेस्टीज के बारे में देखा जाए तो जैसे चोला हुआ करते थे, चोलाज हुआ करते थे, खिलजीज हुआ करते थे, तगलक हुआ करते थे, मुगल्स हुआ करते थे, है ना। तो ये क्या थे, ये अपना अपना एम्पायर बनाते रहते थे, और ये क्योंकि इन्होंने अपना एम्पायर, यानी ये हमेशा लड़ते झगड़ते, और मतलब जिस भी तरीके से ये अपने साम्राज्य को जो बढ़ाते जा रहे थे, तो ये इन्होंने एक पैन रीजन का रूप ले लिया था। या हम इसको, पैन रीजन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि लंबा फैला हुआ राज्य जो होता है ना, तो ये बहुत लंबे फैले हुए राज्य थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में ये इन्होंने अपना एरिया एक्सपांड करके रखा हुआ था, ठीक है। तो और यहाँ आगे क्या कह रहा है कि नॉट ऑल दिस एम्पायर वेयर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। और ये जितना भी डायनेस्टीज और एम्पायर्स थे, ये इक्वली, यानी ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डाइवर्स हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करते थे। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये स्टेबल, और यानी हमेशा इनका राज्य जो है वो स्टेबल रहेगा, या हमेशा इनका राज्य जो है सक्सेसफुल रहेगा। तो बहुत सारे चेंजेस इनमें देखने के लिए मिलते थे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे कि व्हेन द मुगल एम्पायर declined in 18th century, it led to re-emergence of the regional state, है ना। आप चैप्टर 10 में देखेंगे क्या होता है कि जब मुग़ल एम्पायर को डिक्लाइन होने लगा, यानी जब मुग़ल एम्पायर हुआ करता था, आज से जब मंस हम कह सकते हैं कि उस हम 300 साल पहले, है ना, 300 साल पहले, नॉट एग्जैक्टली 300 साल पहले, हम ये कह सकते हैं कि 300 साल तक मुग़लों ने राज किया था हमारे देश में। तो उस समय क्या हुआ था कि जब ये मुग़लों का एम्पायर, जब लोग उसके अगेंस्ट में होने लगे, उसे डिक्लाइन करने लगे, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राजा थे जो वापस राज करने में वापस आए, है ना, राज करने के लिए अपने, मीन्स उन्होंने कब्जा करना चालू किया और अपना राज वापसी फैलाना उन्होंने चालू किया। पर, है ना, पर मुग़लों की ये जो राजशाही थी, इसके काफ़ी रीजन में राज करने के तरीके बदल दिए थे। इस समय क्या हुआ था कि बट द ईयर ऑफ इम्पेरियल, है ना, पैन रीजनल रूल हैज़ अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन। तो क्या हुआ था कि उस मीन्स जहाँ पे भी ये छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, अब क्या हो गया था कि वहाँ पे राज करने के तरीके बदल चुके थे, ठीक है, राज करने के तरीके बदल चुके थे, और अलग अलग इलाकों की लीगेसी हो गई थी, अलग अलग इलाकों में अलग अलग लीगेसी हो गई थी। यानी राजाओं के बारे में जो होता है ना, एक क्या कह सकते हैं हम कि राजाओं के बारे में एक तरीके का कंपैरिजन होने लग गया था, उनकी लीगेसी फॉर्म हो गई थी। छोटे बड़े जो भी स्टेट है वहाँ पे जो भी राजा राज करते थे, उनके मीन्स उनके बारे में उनकी एक लीगेसी फॉर्म हो गई थी कि लोग पसंद करने लगे थे, या लोग कहते थे ना ये राजा अच्छा था, ये राजा इस तरीके से राज करता था, इस राजा के राज्य में हमें ये दिक्कत नहीं होती थी, वो नहीं होती थी, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं क्या होता था कि
जो उनके ये थे कि इमरजेंसी उस राज्य में, उस पर्टिकुलर राज्य में राजाओं की लीगेसी फॉर्म होने लग गई थी. दिस वॉज अपेरेंट इन द इमरजेंस ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन इन द रियल ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इलाइट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. ठीक है. तो अब यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि बहुत सारे ये जो अलग अलग जो राज्य हुआ करते थे, तो ये बहुत सारे अलग अलग राज्यों में जो इमरजेंस यानी जो राजा लोग वापसी राज्य में आए थे, लेकिन वहाँ पे क्या होने लगा कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट दिखने लगी और कुछ ट्रेडिशन जो है वो शेयर भी होने लगे, है ना. अब हम क्या क्या जो शेयर ट्रेडिशन थे वो किस तरीके से थे कि राज करने का तरीका, गवर्नेंस किस तरीके से होनी चाहिए, मैनेजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, है ना, इकोनॉमी का मैनेजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, कल्चर किस तरीके का होना चाहिए, इलाइट कल्चर किस तरीके का होना चाहिए, है ना. इलाइट कल्चर यानी क्या होता है कि जैसे अब राजा लोग किस तरीके से रहते हैं, जो राजा किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके का जीवन वो जीते हैं, तो ये सब चीज़ें, ये सब ट्रेडिशन जो है ये शेयर होने लग गए थे. और किस तरीके की भाषा बोलते हैं, कई सारे इन्फ्लुएंस उनकी भाषाओं में, उस राज्य की भाषाओं में भी, लैंग्वेजेस में भी दिखने लग गए थे. ठीक है. तो ये जो 1000 ईयर की जो हिस्ट्री है, जो उसकी 700 से 1750 की जो थी, है ना, इसका जो कैरेक्टर था, रीजन का जो कैरेक्टर था, ये काफ़ी सारा अलग अलग दिखने लगा था. और डिफरेंट रीजन में क्या हुआ था कि इनमें कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा ग्रो नहीं कर पाया था अलग होने के बाद, है ना, अलग होने के बाद ग्रो नहीं कर पाया था. तो ये जो रीजन थे, इन्हें क्या लगता था कि ये जो बड़े राज्य जो हुआ करते थे, है ना, पैन रीजनल फोर्सेस जो हुआ करती थी, इसका कहीं ना कहीं छोटा मोटा इंटीग्रेशन अगर इनके साथ रहता, है ना, तो क्या होता है कि विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस, तो उनको क्या करना पड़ता था कि इन छोटे छोटे राज्यों को इन बड़े राज्यों के साथ जुड़ के काम करना पड़ता था, तब कहीं जाके ये जो छोटे राज्य हैं ये ग्रो करते थे.